मैं खुशी से लहराती कॉलेज से निकली और पैदल ही घर का सफर करने लगी। मैं आज बहुत खुश थी और जल्द से जल्द ये खुशखबरी अपनी अम्मा को सुनाना चाहती थी। इसीलिए मैं तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ जा रही थी। मेरे साथ मेरी सहेलियां भी थीं जो हमारे ही मोहल्ले की थीं। उन्होंने और मैंने कॉलेज में साथ ही में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था। मेरी 2 सहेलियों का नाम लिस्ट में आ गया था, जबकि एक का नाम नहीं आ सका क्योंकि उसके इंटर में नंबर काफी कम थे। इसीलिए उसे अपने पसंद के सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिल सका। मैं उसके लिए थोड़ी उदास थी, लेकिन मेरी खुशी इतनी ज्यादा थी कि मेरी मुस्कान ही नहीं रुक रही थी और मैं बेचैनी से घर की तरफ भागी जा रही थी। अम्मा, अम्मा, कहाँ हो? मैंने घर में घुसते ही अम्मा को आवाज दी। यही हूँ, रसोई में। अम्मा ने वहीं से जवाब दिया तो मैं खुशी से रसोई में जा घुसी। अम्मा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा नाम लिस्ट में आ गया है। अब मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट में एडमिशन हो जाएगा। मैंने खुशी से अम्मा को बताया तो वो भी खुश हो गईं। बधाई हो तुझे। अम्मा ने अपनी बाहें फैलाई तो मैं झट से उनके सीने से लग गई। अम्मा ने प्यार से मेरा माथा चूमा और बोली, तेरे पापा को बड़ा शौक था कि तू बहुत पढ़ लिख जाए। अम्मा की आवाज भर आई तो पापा का जिक्र सुनकर मैं भी थोड़ा उदास हो गई। चल, अच्छा, ये उदास होने का वक्त नहीं है। जा, तू अपनी बुआ को भी बता दे। उनका फोन आया था, तेरे बारे में पूछ रही थी तो मैंने बता दिया कि आज एडमिशन की लिस्ट लगनी थी और तू उसी का पता करने गई है। अम्मा की बात सुनकर मैंने सिर हिलाया और बुआ को फोन करने चली गई। मेरा नाम गरिमा है। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मुश्किलों में ही गुजारी है। हालांकि मेरी अम्मा और पापा दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत छोटी थी जब पापा बेहतर कमाई की तलाश में विदेश जाने की कोशिश करने लगे। अम्मा नहीं चाहती थी कि वो हमें यूं अकेला छोड़कर जाएं, लेकिन पापा के मन में जैसे कोई जिद बैठ गई थी। दरअसल पापा की बहन और बाकी रिश्तेदारों के हालात हमसे काफी अच्छे थे। शायद पापा उनके पैसे देखकर खुद को छूटा महसूस करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने हालात बदलने की ठान ली थी। पापा के हाथ में हुनर था। वो बिजली का काम जानते थे और यही काम करके घर चलाते थे। लेकिन यहाँ उनका काम ज्यादा नहीं चलता था। पापा के एक जानने वाले जो विदेश से आए थे, उन्होंने बताया था कि वहाँ काम के लिए आदमी की जरूरत है और वो पापा को नौकरी दिलवा सकते हैं। पापा का विदेश जाना तो आसान हो सकता था, लेकिन जाने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा था, जो कि पापा के पास नहीं था। पापा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश में लग गए। उन्होंने ठान लिया था कि अब हर हाल में बाहर जाकर ही रहेंगे। पैसा जुटाने के लिए पापा ने घर की चीजें तक बेच डाली। अम्मा ने भी अपने जेवर पापा की उम्मीद में दे दिए। मैं तुझे ऐसे 10 सेट बनवा दूंगा, तू फिक्र क्यों करती है? पापा अम्मा को समझाते तो अम्मा को थोड़ी तसल्ली हो जाती। उस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। पापा के जाने पर मैं खुश भी थी और उदास भी। खुश इसलिए थी कि पापा वहां से खूब पैसे कमा कर लाएंगे और हम भी अपने रिश्तेदारों की तरह अमीर हो जाएंगे, और उदास इसलिए थी कि पापा कभी कभी ही घर पर आया करेंगे। पापा के बिना जिंदगी कैसी होगी, ये सोचकर ही मेरा दिल बैठ जाता था। पापा ने बड़ी मेहनत से विदेश जाने जितना पैसा इकट्ठा किया और अम्मा और मुझे ढेर सारी उम्मीदें देकर विदेश चले गए। वहां जाकर कुछ समय तक अम्मा का पापा से संपर्क बना रहा, लेकिन जब तक पापा को नौकरी नहीं मिली, उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा। धीरे धीरे उन्होंने अम्मा से बात करना कम कर दिया और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद ही कर दिया। पापा के बिना घर चलाना कितना मुश्किल हो गया था, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अम्मा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खत्म हो गए तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए। अम्मा ने पापा से संपर्क करने और उनकी खबर लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पापा की कोई खबर नहीं मिल रही थी। हमारे जो अमीर रिश्तेदार थे वो मदद करने की बजाय उल्टा मजाक उड़ाते थे। कहते थे, रमेश को पता नहीं क्या सूझी थी, इतनी ऊंची उड़ान भरने चला गया, बीवी और बच्ची को यहाँ छोड़कर खुद विदेश निकल गया। मेरे एक मामा और एक बुआ थे। मामा के अपने हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वह हमारी ज्यादा मदद कर सके, फिर भी वो जितना बन पड़ता था उतना करते थे। लेकिन उनकी पत्नी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। बुआ ने कभी किसी मामले में हमारा साथ नहीं दिया।
वो हमेशा कह देती कि मेरे पति की इजाजत नहीं है। माँ कब तक पापा का इंतजार करती। वो धोखा देकर निकल गए थे। माँ ने सिलाई मशीन संभाल ली। मोहल्ले वालों को सब कुछ मालूम था कि माँ पर क्या बीत रही है, इसलिए माँ ने मोहल्ले के हर घर में कहलवा भेजा कि अपने कपड़े मुझसे सिलवा लिया करें। मोहल्ले की औरतें सस्ते दामों पर माँ से कपड़े सिलवाने लगीं तो हमारे घर का चूल्हा जलने लगा। हमारा घर किराए का था। अगर घर अपना होता तो शायद पापा वो भी बेच जाते। कभी कभी तो मुझे लगता कि पापा का पहले ही कभी ना लौटने का और कोई रिश्ता ना रखने का इरादा था। वो स्वभाव से ही बेवफा थे। पापा के जाने के बाद माँ ने वो घर छोड़कर पास ही एक थोड़ा छोटा घर ले लिया जिसका किराया कम था। मैं पापा को बहुत याद करती। मैं अक्सर सपना देखती कि पापा वापस आ गए हैं और मेरे लिए ढेर सारा सामान और खिलौने लेकर आए हैं। मगर जब मेरी आंख खुलती तो ऐसा कुछ नहीं होता। गुजरते वक्त में पापा के बारे में कोई खबर नहीं आई। बस इतना पता चला कि वो वहीं से किसी और देश चले गए हैं। वक्त गुजरता गया। मैंने अपने इम्तिहान पास कर लिए। एग्जाम से फ्री होते ही मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि माँ का हाथ बटाऊं और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊं। माँ ने मुझे मना किया कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। वो मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा देंगी, मगर मैं नहीं मानी। अगर 4 पैसे घर आ ही रहे थे तो इसमें बुरा क्या था। मैंने माँ के साथ बहुत कुछ सहा था। मैं अपनी माँ के उन आंसुओं की गवाह थी जो वो रातों को छुप छुप कर बहाती थी। सच कहूं तो पापा से इतनी बड़ी बेवफाई की उम्मीद मुझे भी नहीं थी। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया, मगर मेहनत करना नहीं छोड़ा। हम दोनों माँ बेटी सिर्फ राशन खरीदने और पढ़ाई पर पैसे खर्च करते थे। इसके अलावा हम कोई चीज नहीं खरीदते थे। न माँ ने कभी कपड़े या फैशन की कोई चीज खरीदी और ना ही मुझे ऐसे शौक पैदा हुए। सादगी में गुजारा किया, मगर मैंने पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ी। मामा से जितना बन पड़ता वो जरूर मदद करते। उनकी अपनी औलाद हुई तो उनके खर्चे भी काफी बढ़ गए थे। मामा के यहाँ पर 4 बेटे थे और वो सब उम्र में मुझसे काफी छोटे थे। बड़ी मुश्किल से वक्त कटा, मगर कट गया। एक दिन अचानक पापा लौट आए। मैं पापा को पहचान ही नहीं पाई। मैं हैरानी से पत्थर बनी पापा को देखती और पहचानने की कोशिश करती रही, मगर पापा ने मुझे पहचान लिया। कैसी है मेरी गुड़िया? पापा इतने प्यार से बोले कि मैं हैरानी से मुंह खोले पापा को देखने लगी। माँ की हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। वो भी बहुत हैरान थी। पापा की शक्ल सूरत और निखर गई थी। वो बाहर से सेठ बनकर लौटे थे। पैंट शर्ट पहने, साफ सुथरा चेहरा और कनपटियों से झांकते कुछ सफेद बाल उनकी शख्सियत को और असरदार बना रहे थे। जबकि माँ के चेहरे पर गुजरे वक्त की सारी परेशानियां और फिक्र की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। पापा के व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों के बाद नहीं बल्कि कुछ ही दिनों बाद लौटे हों। मेरी गुड़िया इतनी चुप क्यों है? पापा ने कई बार कहा। पापा को शायद मालूम ही नहीं था कि उनकी गुड़िया इन सालों में उम्र की कई सीढ़ियां पार कर चुकी है। अब वो वही मासूम बच्ची नहीं रही थी जो पापा के बुलाने पर दौड़ी चली आती थी और जब पापा जेब से टॉफी निकाल कर देते तो खुशी से झूम उठती थी। मैं पापा से कोई बात नहीं करना चाहती थी, न गुजरे वक्त की बात और ना कोई शिकायत। उनके बिना भी हमारी जिंदगी गुजर ही गई थी, मगर उन्होंने जो कुछ हम माँ बेटी के साथ किया था वो ना भूलने लायक था और ना माफ करने लायक। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं कोई संपर्क नहीं कर सका और जब तक मुझे वहां का कार्ड नहीं मिल जाता मैं वापस नहीं आ सकता था। इसीलिए लौटने में इतने साल लग गए। पापा ने फुर्सत मिलते ही माँ को अपने ना आने और संपर्क ना रखने की वजह बताई, मगर मुझे उनकी बातों से जरा भी तसल्ली नहीं हुई। पापा के चेहरे के हाव भाव उनकी बातों का साथ नहीं दे रहे थे। वो माँ को कहानी सुना सकते थे, मगर मुझे नहीं। मैं माँ की तरह उनकी बातों में आने वाली नहीं थी। माँ ने जैसे तैसे पापा को फिर से अपना लिया, मगर मैं नहीं कर सकी। जब मुझे उनकी जरूरत थी तब वो हमें छोड़कर चले गए और जब हम उनके बिना जीने के आदी हो गए तो वो वापस आ गए। मुझे पापा की मौजूदगी से घुटन होने लगी तो मैंने ज्यादातर वक्त घर से बाहर बिताना शुरू कर दिया। मैं शाम को एक एकेडमी में पढ़ाने लगी। मैं कॉलेज से घर आती, खाना खाती, थोड़ी देर आराम करती और फिर एकेडमी चली जाती और रात को वापस आकर सो जाती। मैं ना तो पापा के पास बैठती और ना माँ के पास।
क्योंकि माँ के पास भी अब हर वक्त पापा ही बैठे रहते थे। पापा ने मेरी नौकरी करने पर ऐतराज किया, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं लगता था कि अब पापा का मुझ पर कोई हक बाकी था। वो अपने सारे हक पहले ही खो चुके थे। फिर भी मैं चुपचाप उन्हें घर में सहन कर रही थी। मगर पापा की मौजूदगी में मेरे लिए कोई अपनापन बाकी नहीं रहा था। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी बन चुके थे। और ऐसी हालत में जब मुझे इस बात का शक था कि उन्होंने विदेश में कई साल ऐशो आराम में गुजारे होंगे, जबकि हम माँ बेटी की कभी खबर भी नहीं ली थी, अब जरूर उन्हें वहां किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, तभी वो वापस हमारे पास चले आए थे। पापा हद से ज्यादा स्वार्थी थे और उस मतलबी इंसान की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मैं वैसे भी खुद पर निर्भर थी, अपना खर्चा खुद उठा रही थी। पापा का कहना था कि अब तो मेरे पास बहुत पैसा है, तो उसे नौकरी करने की क्या जरूरत है, आराम से घर में बैठे और ऐशो आराम की जिंदगी जिए। जिंदगी के मुश्किल दिन गुजर गए हैं, अब आराम के दिन हैं। मगर मुझे आराम की ना जरूरत थी और ना ही आदत रही थी। मैं अपनी जिंदगी में मगन और खुश थी। मुझे व्यस्त रहने की आदत थी और मैं व्यस्त ही रहना चाहती थी। वैसे भी पापा का क्या भरोसा था कि कुछ दिनों बाद फिर लौट जाएं, तो हम माँ बेटी दोबारा बेसहारा हो जाएं। इसीलिए मुझे यही बेहतर लगा कि मैं अपनी जिंदगी में लगी रहूं और अपना करियर बनाऊं, और वही हुआ जिसकी मुझे पहले से उम्मीद थी। पापा ने करीब 6 महीने हमारे साथ गुजारे और फिर दोबारा बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उनका बाहर जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। उनके पास वीजा, पासपोर्ट सब कुछ था और हाथ में पैसा भी था। इसलिए पापा ने अपना टिकट भी कंफर्म करवा लिया। मगर ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। जब पापा के जाने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था, तभी उनका वक्त आ पहुंचा। उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ा। मैं और माँ मोहल्ले वालों की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर गए। वहां उनका इलाज शुरू हुआ और उन्हें बहुत सारी मशीनों और तारों से जोड़ दिया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आधी रात को पापा को दूसरा दिल का दौरा पड़ा और इस बार पापा बच नहीं सके। पापा इस दुनिया से चले गए। पापा की मौत से जहां माँ बहुत दुखी थी, वहीं मैं भी गहरे सदमे में थी। मेरी तो पापा से अभी ठीक से सुलह भी नहीं हुई थी। ना मैंने उनसे ज्यादा बात की थी और ना ही वो मुझसे ज्यादा बात करते थे। वो भी अपने काम से काम रखते थे। मगर मुझे नहीं पता था कि पापा सिर्फ इतने ही समय के लिए हमारे पास आए थे। शायद हमारी किस्मत में पापा का साथ और उनका प्यार लिखा ही नहीं था। पहले वो हमें छोड़कर विदेश चले गए थे और अब जब लौट कर आए तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। हम माँ बेटी तो जैसे बदनसीब ही थे, जिनकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा था। इस बार मैं इसलिए ज्यादा टूट गई थी क्योंकि पापा हमेशा के लिए चले गए थे। मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और पापा मुझे मना लेंगे, मगर अब वो उम्मीद भी टूट गई। मैं पापा से नाराज जरूर थी, मगर दिल में उनके लिए प्यार भी था। मैं छुप छुप कर पापा को देखा करती थी कि वो घर में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मगर पापा बिल्कुल अलग थलग बने रहते थे। उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं कब घर आई और कब बाहर गई। वो मुझे मनाने की जगह और ज्यादा अकड़ गए थे, मगर अब तो वो इस दुनिया से ही रूठ गए थे। मेरी सारी नाराजगी पापा की मौत के साथ ही खत्म हो गई। मगर हमें पापा के बिना जिंदगी जीने की आदत थी, इसलिए जिंदगी फिर उसी तरह से चलने लगी। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। मैं बहुत खुश होकर माँ के पास आई ताकि उन्हें खुशखबरी दे सकूं कि अब मैं आगे भी पढ़ाई करना चाहती हूँ और मुझे इससे भी बेहतर नौकरी मिल जाएगी। अब माँ को सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इस बार भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे भविष्य के सारे सपने आंखों में ही रह गए। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने पूरी जिंदगी तकलीफें ही देखी थी, मगर वो इतनी खामोशी से इस दुनिया से चली जाएंगी, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। माँ को पहले से ही छोटी मोटी परेशानियां रहती थीं। जोड़ों का दर्द था और ब्लड प्रेशर की मरीज थी, मगर इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं थी कि वो अचानक दुनिया से चली जाएं। माँ के गुर्दे अचानक खराब हो गए और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। मैं उन्हें लेकर अस्पताल भागी और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाती रही, मगर माँ सिर्फ 2 दिन ही अस्पताल में रही और फिर वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे लिए तो जैसे कयामत आ गई थी।
पापा के जाने और फिर अचानक उनकी मौत का मुझे उतना सदमा नहीं लगा था जितना माँ की मौत का लगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी माँ के साथ ही बिताई थी। हम दोनों माँ बेटी ने हर मुश्किल और हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया था। माँ को पापा से कितना प्यार था कि वो पूरी जिंदगी उनका इंतजार ही करती रही, और जब पापा इस दुनिया से चले गए तो शायद उनका दिल भी टूट गया था और वो भी ज्यादा दिन जी ना सकी। मैं तो बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब मेरा क्या होगा। माँ के बिना जिंदगी जीना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैं तो जैसे फिर से एक छोटी सी बच्ची बन गई थी जो पापा के जाने पर डर जाती थी, और इस बार तो पापा जाते जाते मेरी माँ को भी साथ में ले गए थे। मैं क्या करती? रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। माँ के अंतिम संस्कार तक बुआ मेरे साथ में ही रुकी रही। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, तू यहाँ अकेली रहकर क्या करेगी मेरी बच्ची? मैं तुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तू मेरे साथ मेरे घर चल। बुआ दूसरे शहर में रहती थी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं सच में उस घर में अकेली नहीं रह सकती थी। वैसे भी वो घर किराए का था। अगर अपना घर होता तो शायद मैं अकेले रहने की हिम्मत कर लेती, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे बुआ के साथ ही जाना पड़ा। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान समेटा और बुआ के साथ दूसरे शहर चली आई। बुआ मुझसे प्यार तो करती थी। पापा के जाने के बाद उन्होंने हमारा ज्यादा साथ तो नहीं दिया था, मगर वो अक्सर माँ को फोन कर लिया करती थी। माँ से मीठी मीठी बातें करती और माँ उसी से खुश हो जाती थी। इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? पापा को पकड़कर तो वापस नहीं ला सकती थी, मगर कभी कभी मुझे लगता था कि बुआ का पापा से संपर्क जरूर रहा होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें इस बात का एहसास नहीं होने दिया। मगर मुझे पूरा यकीन भी नहीं था कि ये बात सच है या सिर्फ मेरा वहम। इसीलिए मैंने कभी बुआ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैं बुआ के साथ आकर उनके घर में रहने लगी। शुरू शुरू में वो मुझसे बड़े प्यार से पेश आती थी, मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका रवैया धीरे धीरे बदलने लगा और उनकी असलियत सामने आने लगी। अब वो मुझसे घर का सारा काम करवाने लगी। उनकी अपनी भी 3 बेटियां थीं, मगर उन्होंने कभी अपनी बेटियों को कोई काम करने को नहीं कहा। उल्टा मैं उनकी बेटियों का भी काम करने लगी। बुआ की एक बेटी शादीशुदा थी, जबकि 2 छोटी बेटियां अभी कुंवारी थीं। वो दोनों भी कुछ ही दिनों में मुझ पर हुक्म चलाने लगी। वो मुझे बताती कि मुझे उनके कौन कौन से काम करने हैं। उनके कपड़े इस्त्री करना, बर्तन धोना, खाना पकाना और घर की सफाई करना सब मेरी जिम्मेदारी बन गया। मैंने पहले कभी इतना ज्यादा घर का काम नहीं किया था। हमारे घर में तो सारा काम मेरी अम्मा ही संभालती थी। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी की जिंदगी बहुत सादगी से गुजरती थी। हमारे यहाँ इतना ज्यादा काम नहीं होता था। एक ही वक्त खाना बनता था और हम वही 2 बार खा लेते थे। लेकिन यहाँ हर किसी की अलग अलग फरमाइश होती थी और हर किसी के अलग अलग काम होते थे। रोज ही बुआ की बेटियां कपड़े बदलकर न जाने कहाँ कहाँ घूमने निकल जाती थीं। दोनों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। बस 12वीं करके घर में खाली बैठी थीं और बुआ उनके लिए रिश्ते ढूंढ रही थी ताकि जल्दी से उनकी शादी करके उन्हें घर से विदा कर दें। मुझे शुरू से ही नौकरी करने की आदत थी, इसलिए मुझे घर में रहकर सिर्फ घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने बुआ से कई बार अपनी इच्छा जताई कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मगर बुआ ने साफ मना कर दिया। वो बोली, लोग क्या कहेंगे कि अगर अनाथ भतीजी को घर ले आई और उसे नौकरी पर भी लगा दिया। बोली, मैंने तुम्हारी कमाई नहीं खाऊंगी, तुम बस घर में रहो और घर में ही दिल लगाओ। हमारे घर की बेटियां बाहर जाकर काम नहीं करती। मेरी अपनी बेटियां भी घर में रहती हैं, कोई नौकरी नहीं करती। मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे घर की लड़कियां नौकरी करें। बोले, पहले तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हारे पापा तुम्हारे सिर पर नहीं थे, इसलिए तुम काम करती थी। अब यहाँ कौन सी मजबूरी है? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बुआ का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अगर सिर्फ काम करवाने की बात होती तो मैं कर भी लेती, मगर बुआ मुझे ताने सुनाने से भी नहीं चूकती थी। वो मेरी माँ को भी बुरा भला कहती थी कि जरूर तुम्हारी माँ में ही कोई कमी रही होगी, तभी तो तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए, वरना कोई आदमी अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को यूं ही छोड़कर नहीं जाता। हो सकता है तुम्हारी माँ का किसी और के साथ चक्कर रहा हो और तुम्हारे पापा
मायूस होकर घर छोड़ गए हों। बुआ की ये बातें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने तुरंत कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी माँ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अगर उन्हें कोई गलत काम करना होता तो जब मेरे पापा इतने साल बाहर रहे तब भी वो आराम से अपनी जिंदगी किसी के साथ गुजार सकती थी, मगर हमने ऐसा कभी नहीं किया। हम दोनों माँ बेटी ने मेहनत की, काम किया, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बुआ खुद इस बात की गवाह थी कि हमने उनसे भी कभी मदद नहीं मांगी। मैं अभी अपने भविष्य के बारे में ही सोच रही थी कि फूफा की नजर भी बदलने लगी। मेरा इरादा यही था कि मैं जल्दी से बुआ के घर से निकल जाऊं और किसी हॉस्टल में रहने का इंतजाम कर लूं। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने अपना बीए पूरा कर लिया था और आगे पढ़ने का भी इरादा था। अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो अब तक मेरा एमए भी पूरा हो चुका होता और मैं किसी अच्छे स्कूल में नौकरी कर रही होती। वैसे भी मेरा अकेले का खर्च ही कितना था, मैं आसानी से अपना खर्च उठा सकती थी। तभी बुआ ने अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और आजकल वो उसकी शादी की खरीदारी में लगी रहती थी। बुआ अपनी दोनों बेटियों को लेकर बाजार चली जाती और पीछे से घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ जाती। इन दिनों मैंने फूफा के रवैये में भी बदलाव महसूस किया। वो अक्सर मेरे आसपास ही मंडराते रहते और मुझे घूरते रहते। उन्होंने दफ्तर से छुट्टियां ले ली थी क्योंकि नया साल शुरू होने वाला था और उन्हें सालाना छुट्टियां मिल जाती थीं। इसलिए वो इन दिनों घर पर ही रहते थे। मुझे उनके घर पर रहने से कोई परेशानी नहीं थी, मगर उनकी नजरें हमेशा मुझ पर टिकी रहती तो मुझे बहुत असहज महसूस होता। उनकी नजरें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं। ऐसा लगता था जैसे कि वो मुझे घूर रहे हों। मैंने बाहर काम किया था, मैं एक एकेडमी में पढ़ाती भी थी, इसीलिए मैं मर्दों की नजर पहचानती थी। मुझे कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि फूफा की नजर ठीक नहीं है। मैं उनसे बचने की कोशिश करती, दुपट्टा ठीक से ओढ़कर काम करती, फिर भी वो आकर मुझे घूरने लगते। मैं कोशिश करती कि उनके सामने ना पड़ूं, मगर वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे और जब भी मौका मिलता मेरे सामने आ जाते। एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी, घर में कोई भी नहीं था। बुआ और उनकी बेटियां खरीदारी के लिए गई हुई थी। तभी फूफा रसोई में आकर खड़े हो गए, बोले, मेरा पकौड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है, तुम बना दोगी? मैंने हल्का सा सिर हिला दिया और कहा, आप बाहर बैठिए, मैं बना देती हूँ। उन्होंने फिर कहा, साथ में चाय भी बना देना। लेकिन वो बाहर जाने की बजाय रसोई के अंदर ही खड़े रहे। मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने नजरें झुकाकर कहा, जी चाय भी बना दूंगी, और अपने काम में लग गई। तभी वो मेरे बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए। धीमे से बोले, सुनो, मुझे पता है तुम्हारी बुआ तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। उनका लहजा ऐसा था कि मेरा पूरा वजूद कांप गया। मैंने सख्त आवाज में कहा, मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। वो हैरानी से मेरा चेहरा देखने लगे। मैं चाहती थी कि साफ साफ बता दूं कि मुझे उनकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने तुरंत उनका हाथ झटक दिया और गुस्से में कहा, आप पीछे हटिए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। वो चुपचाप मुझे देखते रह गए। मैं तुरंत रसोई से बाहर निकली और भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बुआ और उनकी बेटियां खरीदारी करके वापस आ गईं। तब मैं कमरे से बाहर निकली और बुआ को सब कुछ बता दिया कि बुआ के पति मुझ पर गलत नजर रखते हैं और उनके इरादे ठीक नहीं हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ अकेला मत छोड़ा करें। लेकिन मेरी बात सुनते ही बुआ भड़क उठी। बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर इल्जाम लगाने की? मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, रहने की जगह दी, खिलाया पिलाया, और तुम मेरे ही घर को बर्बाद करने पर तुली हो। तुम्हारी अपनी नीयत खराब है। मैं बुआ की बात सुनकर दंग रह गई। मैंने कहा, बुआ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने वही बताया जो सच है। बुआ गुस्से में बोली, ये सच नहीं है, झूठ है। तुम मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो क्योंकि तुम यहाँ रहना ही नहीं चाहती। तुम्हें आजादी चाहिए, तुम खुली घूमने की आदी हो। तुम्हारी माँ ने भी तुम पर कभी रोक टोक नहीं की। मैंने तुम्हें नौकरी करने से मना किया था, अब उसी बात का बदला ले रही हो। फिर बुआ ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो चली जाओ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपना घर बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं हैरान खड़ी बुआ को देख रही थी।
वो मुझे घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं थी। अपने पति से बात करने की बजाय वो मुझ पर ही इल्जाम लगा रही थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं किसी हॉस्टल में रह सकूं, इसलिए मैं बुआ का घर छोड़कर महिला आश्रय गृह में चली गई और वहीं रहने लगी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि जल्दी ही नौकरी ढूंढकर अपना खर्च खुद उठाऊंगी। फिलहाल मुझे थोड़ा समय चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थी। मुझे लगा कि कुछ दिन आश्रय गृह में सुकून से रह लूं और फिर अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं। लेकिन वहां रहते हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि बुआ फिर वहां आ पहुंची। वो मुझसे माफी मांगने लगी। उनका ये रवैया देखकर मैं हैरान थी। कभी गुस्सा, कभी प्यार, उनका स्वभाव समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं उन्हें माफ तो कर सकती थी, लेकिन उनके घर वापस जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे वहां फिर वही सब झेलना पड़ता। लेकिन आश्रय गृह में भी बहुत पाबंदियां थीं। वहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और वहां का माहौल भी वैसा नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि वहां रहना भी मेरे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि बेहतर है कि बुआ को माफ करके उनके साथ वापस चली जाऊं और वहीं से अपने भविष्य के बारे में सोचूं। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि इस बार मैं जल्दी फैसला लूंगी और नौकरी जरूर करूंगी, चाहे बुआ मना करें या इजाजत ना दें। फिर भी मैं काम करके कुछ पैसे जमा कर लूंगी और बाद में हॉस्टल में रहने लगूंगी। यही सोचकर मैं वापस बुआ के साथ उनके घर चली गई। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बुआ इतनी कठोर हो सकती हैं। घर पहुंचते ही उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरी शादी करवाने वाली हैं। मैं हैरान रह गई कि वो मेरी शादी किससे करवाना चाहती हैं। ना तो मेरे लिए कोई रिश्ता था और ना ही मैं किसी ऐसे लड़के को जानती थी जिससे मेरी शादी हो सकती थी। बुआ बोली, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। मैं और भी हैरान हो गई। फिर वो बोली, ताकि मेरे पति का ध्यान तुमसे हट जाए। पता नहीं वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक भी आ जाते। वो तुम्हारे चक्कर में पागल हो गए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर को बर्बाद करो, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर दूंगी। रिश्तेदारों को भी कह दूंगी कि मैंने तुम्हारी शादी कर दी। मैंने घबराकर कहा, बुआ, मैं ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं कर सकती। लेकिन बुआ बोली, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का चुना है, तुम चिंता मत करो। उन्होंने उस लड़के के बारे में मुझे कुछ भी ठीक से नहीं बताया। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि बुआ मेरी शादी किसके साथ करने वाली हैं। लेकिन मैं चुप थी। मन में यही सोच रही थी कि अगर बुआ ने सच में कोई अच्छा रिश्ता चुना है तो शायद शादी करके अपना घर बसाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। अगले ही दिन कुछ लोग शादी की बात तय करने के लिए आ गए। जब मैंने अपने होने वाले दूल्हे को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो दिमाग से बिल्कुल ठीक नहीं था। उसे देखते ही पहली नजर में समझ आ जाता था कि उसका दिमाग सही तरह से काम नहीं करता। वो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। ऐसे दिमागी तौर पर कमजोर आदमी को पकड़कर बुआ मेरे लिए ले आई थी। उसकी माँ और बहनें मुझे खुशी से देख रही थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पागल बेटे के लिए इतनी अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी, और मैं हैरानी से सबके चेहरे देख रही थी। बुआ सामने आई तो मैंने शिकायती नजरों से उनकी तरफ देखा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बुआ मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करेंगी और मुझे किसी पागल आदमी के हवाले कर देंगी। मैंने सबके सामने साफ कह दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। चुप हो जा, क्यों सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा रही है? ऐसे मुंह खोलकर कौन लड़की इनकार करती है? सारी जिंदगी बदनाम हो जाएगी, फिर कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। मेरी सहेली का बेटा है, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती। तूने खुद गरीबी देखी है, तुझे तो पता ही है। मैंने गुस्से में कहा, अगर आपको इतना ही सही लगता है तो फिर अपनी बेटी सोनी की शादी इससे कर दीजिए। मेरी बात सुनकर बुआ ने मुझे मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। बस बुआ, मैं आपकी मार खाने इस घर में नहीं आई हूँ। मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप अपनी बेटी की शादी इस आदमी से कर दीजिए। ये कहकर मैं वहां से निकल आई और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। अब बुआ के घर रहने का कोई मतलब नहीं था। मुझे वहां से निकल जाना चाहिए था और मैंने वही किया। मैं वापस अपने शहर चली आई और सीधे मामा के घर पहुंच गई। मुझे पता था
कि मामी मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं होंगी, लेकिन मुझे मामा का सहारा था। मामी ने मुझे बड़े प्यार से घर में बुलाया तो मैं थोड़ा हैरान रह गई। शायद उन्हें लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए ही मिलने आई हूँ। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं हमेशा के लिए वो घर छोड़कर आई हूँ। तुम तो बिल्कुल सही समय पर आई हो, मामी मुझे देखते ही बोली। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई। मैंने पूछा, मामा दफ्तर गए हैं क्या? मामी बोली, नहीं, वो मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने बाजार गए हैं। कुछ लोग खास तौर पर तुमसे मिलने आने वाले हैं। मामी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ? क्या आपकी बुआ से बात हुई थी? मैंने पूछा। मामी बोली, नहीं, दरअसल उन्होंने कल तुम्हारे मामा से बात की थी। वो तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारे मामा ने बताया कि तुम दूसरे शहर में अपनी बुआ के घर पर हो, तो वो तो वहां भी जाने को तैयार हो गए। आज तुम्हारे मामा उनके साथ तुम्हारी बुआ के घर जाने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ तुम खुद आ गईं। अब यही बात हो जाएगी। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन वो लोग हैं कौन और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मुझे लग रहा था कि कोई नई मुसीबत मेरे सिर पर आने वाली है। मामी बोली, वो तुम्हारे पापा के कुछ रिश्तेदार हैं, आ जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। इतना कहकर मामी रसोई में चली गईं और मैं मामा का इंतजार करती रही। शाम होते होते घर में मेहमान आ गए। उनमें एक औरत थी जो कपड़ों और अंदाज से बहुत अमीर घर की लग रही थी। उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था जो मुझसे छोटा था। उस औरत ने मुझे देखते ही पूछा, तुम गरिमा हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ गरिमा। आप कौन हैं? वो बोली, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम सन्न रह गई। सौतेली माँ? मैंने धीरे से दोहराया। वो बोली, मेरा नाम शैलजा है और मैं रमेश की पत्नी हूँ। वो मुझे विदेश में मिले थे। उस वक्त वो बहुत ही मुश्किल हालात में थे। उनके पास कोई काम नहीं था और वापस आने के लिए वीजा भी नहीं था। उनका वीजा खत्म हो चुका था और वो वहां छुप छुप कर रह रहे थे। मैंने उन्हें अपने घर में जगह दे दी क्योंकि वो मेरे ही देश से गए हुए थे। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो शादीशुदा हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने उनसे शादी करने की बात कही तो वो मान गए। मेरी पहली शादी नाकाम हो गई थी और उसी साल मेरे पापा की भी मौत हो गई थी। इसीलिए मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी, कोई ऐसा इंसान जिस पर भरोसा किया जा सके। रमेश के अलावा और कौन हो सकता था, क्योंकि वो भी वहां बिल्कुल अकेले थे। वहां उनका कोई अपना नहीं था और अपने देश वापस जाने का भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जब तक उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिलता वो वापस नहीं जा सकते थे। उन्हें कार्ड देना या ना देना मेरे ही हाथ में था। मुझसे शादी करने के बाद उनके लिए कार्ड मिलना आसान हो सकता था, मगर जब तक मैं न चाहती तब तक ऐसा नहीं हो सकता था कि वो अपने देश लौट सकें। मैंने उनसे एक दो बार पूछा भी तो उन्होंने यही कहा कि वहां पर उनका कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं भी तसल्ली में आ गई और उनके साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। वो एक बहुत अच्छे इंसान और अच्छे पति साबित हुए। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं अंदर से बहुत उलझनों और परेशानियों में घिरी हुई थी, मगर उन्होंने मेरी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म कर दी। भगवान ने हमें एक बेटे का सुख भी दिया। ये मेरा बेटा है। उस औरत ने अपने पास बैठे एक नौजवान की तरफ इशारा किया। मैं हैरान होकर अपने सौतेले भाई को देखने लगी तो पापा की जिंदगी की यही कहानी थी। वो विदेश में एक औरत के साथ दूसरी शादी करके खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे और हम माँ बेटी को यहाँ तड़पने के लिए छोड़ दिया था। वो औरत फिर बोलने लगी तो मैं अपनी सोच से बाहर आई। हमने साथ में बहुत अच्छी जिंदगी बिताई। कुछ समय पहले वो भारत आने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे, तो मैंने उन्हें यहाँ भेज दिया। तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने भारत में पहले से ही शादी कर रखी थी। जब वो बीमार पड़े तो उन्होंने अस्पताल से मुझे फोन करके बताया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उसी समय से भारत आने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे वीजा में कुछ दिक्कतें थीं, इसीलिए मैं आ नहीं सकी और उनकी मौत के बाद ही यहाँ पहुंच पाई। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने उनके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है और वो इसी शहर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। मुझे तभी पता चला कि उन्होंने यहाँ पर शादी कर रखी थी और उनकी पत्नी का भी कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था, जबकि उनकी एक बेटी है जो अपनी बुआ के पास दूसरे शहर में चली गई है।
मेरे पति ने अपनी बीमारी के समय अपने बेटे से कहा था कि उनके बाद वो उनकी पत्नी और बेटी का ख्याल रखे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी और बेटी को बहुत दुख दिया था और उन्हें छोड़कर विदेश चले गए थे। उन्हें इस बात का पछतावा था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि वो तुम लोगों का ख्याल रखे। मगर उस समय उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और अपने बेटे को भी मना कर दिया कि मुझे इस बारे में कुछ पता ना चले। लेकिन पापा की मौत के बाद बेटे ने मुझे सब कुछ सच बता दिया कि वो पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने मेरी खातिर अपनी पहली पत्नी और बेटी तक को भुला दिया और मेरे साथ इतने साल ईमानदारी से जिंदगी बिताई। मैं उनका शुक्रिया अदा करने की भी लायक नहीं थी, जिन्होंने उन दिनों में मेरा साथ दिया जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मगर उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि अपनी पत्नी और बेटी को बुलाकर हमारे साथ में रख ले। तुम दोनों ने कितनी तकलीफ और दर्द सहा होगा, इसका मुझे पूरा अंदाजा है, खासकर जब तुम्हारी माँ की भी मौत हो गई और इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं रहा। माँ की मौत के बाद तुम पर क्या बीती होगी मैं सोच भी नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ विदेश चलो और वहीं जाकर रहो। वहां तुम अपनी मर्जी से जैसी चाहो वैसी जिंदगी जी सकती हो। अगर पढ़ाई करना चाहो तो पढ़ाई भी कर सकती हो और अगर नौकरी करना चाहो तो नौकरी भी कर सकती हो। ये मेरे पति की मोहब्बत और ईमानदारी का छोटा सा तोहफा होगा जो मैं उन्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि मरते समय वो तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास था कि उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया और ये पछतावा उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी तो उन्होंने अस्पताल से फोन करके अपने बेटे को सारी सच्चाई बता दी थी। जिंदगी के जितने साल उन्होंने तुम्हारे बिना गुजार दिए वो तो वापस नहीं ला सकते थे। मुझे तो यही लगता है कि उन्हें दिल का दौरा भी इसी वजह से पड़ा होगा कि तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ उन्होंने जो भी किया था उसका दुख उन्हें अंदर से खा रहा था। वरना मेरे साथ तो उन्होंने हमेशा खुशी से जिंदगी बिताई थी। हाँ, कभी कभी वो उदास जरूर हो जाते थे और मैं उनसे पूछती भी थी कि क्या बात है, मगर वो हर बार टाल देते थे। अब समझ में आता है कि उनकी उदासी की वजह क्या थी। असल वजह यही थी कि वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को यहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे। ऐसे में भला वो तुम्हें कैसे भूल सकते थे। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। वो ऐसे इंसान नहीं थे, बस हालात ही ऐसे बन गए कि उन्हें मुझसे शादी करके वहां पर जिंदगी बितानी पड़ी। उन्हें जरूर अफसोस रहा होगा कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को धोखा दिया। शायद इसी शर्म की वजह से वो वापस कभी लौट कर नहीं आए, और जब इतने साल बाद वापस आए तो शायद उन्हें ये भी डर रहा होगा कि अब सच सामने आ जाएगा। खैर, जो भी हुआ, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपने पति की निशानी समझकर अपने साथ ले जाऊंगी। मैं तुम्हारी असली माँ तो नहीं हूँ, मगर माँ बनने की पूरी कोशिश जरूर करूंगी। तुम मेरे साथ चलो और अपने पापा के लिए दिल में जो भी गुस्सा या फिर शिकायत है उसे निकाल दो, उन्हें माफ कर दो और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो। उन्होंने मुझे समझाया तो मैं बस उन्हें देखती रह गई। अपने पापा और अम्मा की मौत के बाद मैंने जो हालात देखे थे उसके बाद मैं किसी पर भी भरोसा करने के काबिल नहीं रही थी। जब खुद बुआ का ये हाल था तो भला मैं अपनी सौतेली माँ पर कैसे भरोसा कर सकती थी। कौन जाने वो मुझे इतनी दूर ले जाकर मेरे साथ कैसा बर्ताव करती। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे यही ठीक नहीं लगता। मैं यहीं रहकर कुछ ना कुछ कर लूंगी। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। तभी मेरा सौतेला भाई तुरंत बोल पड़ा, दीदी, ये पापा की ख्वाहिश थी कि मैं आपका और आपकी मम्मी का साथ दूं और आपको कभी अकेला ना छोड़ूं। आपकी मम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। पापा ने जो गलती आपके साथ की थी मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा ताकि उनकी आत्मा को भी सुकून मिले। वो बहुत ही नरम और अच्छे तरीके से बात कर रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बाप ने मुझे कभी उतना सहारा नहीं दिया उससे ज्यादा साथ देने के लिए ये सौतेले रिश्ते तैयार खड़े थे। मैं बुआ का व्यवहार पहले ही देख चुकी थी और मुझे ये भी पता था कि मेरी मामी का रवैया बदलने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
मैं अपने बारे में अभी तक कुछ सोच ही नहीं पाई थी और ना ही किसी फैसले के लायक खुद को समझ पा रही थी। मैं खुद से कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने मामा की तरफ देखा। मामा ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि तुम इन लोगों पर भरोसा कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने फैसले पर कभी पछताना पड़ेगा। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब सा था, लेकिन मुझे कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था। मैंने सोचा कि एक बार भरोसा करके देख लेने में क्या हर्ज है। यही सोचकर मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ दूसरे देश चली आई। मेरी सौतेली माँ बहुत ही अमीर औरत थी। वहां पर उनका बहुत बड़ा और शानदार घर था। उनका कारोबार भी काफी फैला हुआ था। वहां आकर मैं भी अपने काम में लग गई। मेरा सौतेला भाई मेरी बहुत इज्जत करता था और हमेशा मेरा ख्याल रखता था। सौतेली माँ का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग भी उन लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे थे जिनके बीच मैं पहले रहती थी, क्योंकि यहाँ लोग दिल से इंसानों की कदर करना जानते थे। मैं खुद भी पैसे कमाती थी, लेकिन मुझे पैसों की खास जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे सारे खर्चे मेरी माँ और भाई ही उठाते थे। वो मुझे अपना एक भी रुपया खर्च नहीं करने देते थे। उनकी मोहब्बत के आगे मैं भी हार जाती और उनकी बात मान लेती, लेकिन खुद को व्यस्त रखने के लिए मैंने नौकरी कर रखी थी। इसलिए मैं अपनी कमाई के पैसे अपनी मर्जी से मामा को भेज दिया करती थी। मामा ने हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा और अम्मा का साथ दिया था। उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हमारा साथ छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। वो सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि हर तरह से हमारे साथ खड़े रहते थे। इसी वजह से मैंने सोचा कि अब मेरी बारी है उनकी मदद करने की। मामा मुझसे पैसे लेने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे कि तू मेरी बेटी जैसी है, मैं भला बेटी से पैसे कैसे ले सकता हूँ। तब मैंने उन्हें समझाया कि ये पैसे आपके लिए नहीं है मामा, मैं तो अपने छोटे भाइयों यानी आपके बेटों के लिए भेज रही हूँ। मेरी ये बात सुनकर आखिरकार वो मान गए। अगर मेरी वजह से मामा के हालात थोड़े बेहतर हो जाते तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती। मामा के बेटे जब फोन करके मुझे धन्यवाद कहते तो मेरा दिल खुशी से भर जाता। मुझे लगता कि अब मैं इतनी काबिल हो गई हूँ कि किसी की मदद कर सकती हूँ। और फिर वो कोई पराये थोड़ी थे, वो तो मेरे अपने मामा के बेटे थे, बिल्कुल सगे भाइयों के जैसे। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई की भी बहुत शुक्रगुजार थी, जो मेरा इतना ख्याल रखते थे जैसे कोई सगी माँ रखा करती है। अगर मेरा सगा भाई होता तो शायद वो भी मेरा इसी तरह से ध्यान रखता जैसा मेरा सौतेला भाई रख रहा था। उन्होंने कभी भी मुझे पराया महसूस नहीं होने दिया। मैं ही बेवजह ये सोचती रहती थी कि ये लोग मेरे अपने नहीं बल्कि सौतेले हैं। मैं हैरान थी कि मेरी जिंदगी अचानक कैसे बदल गई थी। मैं कहां से कहां पहुंच गई थी। पापा ने अपनी पूरी जिंदगी में हमें कभी ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन पापा के मरने के बाद जो ये सारी सुख सुविधाएं मुझे मिली थीं, वो कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से ही मुमकिन हो पाई थी। जब वो जिंदा थे तब हमारी किस्मत में आराम नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया था। मैं धीरे धीरे वहां की जिंदगी की आदी हो गई थी। वहां आने के बाद मुझे किसी तरह की कोई परेशानी या तकलीफ नहीं हुई थी, बल्कि अब मैं अपनी जिंदगी से खुश थी। मैं अब आराम से और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। काम में व्यस्त रहने की वजह से मेरा दिमाग भी शांत रहता और मैं बेकार की बातों में नहीं उलझती थी। मैं अपने भगवान की बहुत शुक्रगुजार थी, जिसने अम्मा पापा के जाने के बाद भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और मेरी जिंदगी को फिर से खुशियों, सुकून और आराम से भर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक है। अगर किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से इसकी समानता पाई जाती है तो उसे केवल एक संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज या रिश्ते की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दिखाए गए विचार और परिस्थितियां केवल कहानी की आवश्यकता के अनुसार ही प्रस्तुत की गई हैं।
दर्शकों, पाठकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। धन्यवाद।